हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आपको अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर फिर से हाजिर हो चुकी हूं। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। आपको पता होगा कि हमने बायोलॉजी के 8 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन आज हम 9 लेक्चर पढ़ने वाले हैं। और 9 लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम 9 लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अनिषेक जनन के बारे में। और आज का पूरा लेक्चर इसी पे आधारित है। और आज हम इसका एक पार्ट पढ़ने वाले हैं और जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आज के वीडियो को मैं फिर से एक बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़ाने वाली हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगने वाला है। तो मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो अब हम थोड़ा सा अनिषेक जनन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अनिषेक जनन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, अनिषेक जनन। अनिषेक मतलब आ मतलब होता है कि जिसमें भी आ लग जाता है मतलब कि उसमें कोई काम ना होना। आ मतलब होता है ना होना। मतलब जैसे हमने कहा अनिषेक जनन मतलब निषेचन ना होना। कोई भी वर्ड लेते हैं, अगर उसके आगे हम आ लगा देते हैं मतलब कि वो काम नहीं हो रहा है। तो वैसे ही अनिषेक जनन मतलब होता है निषेचन ना होना। निषेचन ना होने का मतलब क्या है? यहाँ पे बताया गया है कि बिना निषेचन के ही युग्मक द्वारा नई संतति का बनना अनिषेक जनन कहलाता है। अनिषेक जनन का मतलब निषेचन, इसमें वर्ड ही आ रहा है, और आ का मतलब ना होना। तो मतलब बिना निषेचन के ही एक युग्मक द्वारा नई संतति का बनना अनिषेक जनन कहलाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ मादा युग्मक ही भाग लेते हैं। मादा युग्मक क्यों भाग लेते हैं, कैसे लेते हैं, ये सब हम डिटेल से वर्णन करने वाले हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि जो ये अनिषेक जनन है इसकी खोज किसने की थी। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 1-2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। अभी मैं आपको नोट्स के तौर पे दिखा भी दूंगी और आप उसको चाहो तो नोट कर सकते हो, वरना जब मैं नोट प्रोवाइड करूंगी तो आप उससे भी नोट कर सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज किसने की थी? चार्ल्स बोनेट ने 1745 ईस्वी में किसमें खोजा था? एफिड्स में खोजा था। तो आपको समझ में आ गया, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। इसकी खोज चार्ल्स बोनेट ने 1745 में एफिड्स में खोजा था। तो उसके आगे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया सेम वैसे लिख दिया है। और है यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बिना निषेचन के एक ही युग्मक द्वारा नई संतति का बनना निषेक जनन कहलाता है। इसमें केवल मादा युग्मक ही भाग लेती हैं। और मैंने आपको बताया कि इस घटना की खोज चार्ल्स बॉनेट ने सन 1745 ईस्वी में एफिड्स में खोजा। तो सेम वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं अनिषेक जनन के प्रकार। तो जो सबसे पहले प्रकार है उसका नाम है अनिषेक पूजनन। तो अनिषेक पूजनन का मतलब क्या होता है आप समझ रहे होंगे। जनन मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले बता रखा है, लेकिन मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। जनन क्या होता है कि जब कोई जीव अपने समान अन्य जीवों को जन्म देता है तो उसे हम जनन कहते हैं। और अनिषेक का मतलब क्या होता है कि जब कोई मतलब जीव है वो बिना निषेचन करके एक युग्मक से अनेक संतति को उत्पन्न करता है, या कोई भी जीव बिना निषेचन करे एक ही युग्मक द्वारा नई संतति को उत्पन्न करता है, तो उसे हम अनिषेक जनन कहते हैं। ये सेम मैंने अभी आपको पढ़ाया था, अभी मैंने आपको दिखाया भी। लेकिन जनन मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था, वो आपने अगर ना देखा हो जाके देख सकते हो। मैंने सबको डिटेल से पढ़ा रखा, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो कि मैंने छोड़ा हो, आप देख सकते हो। और उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इसका नाम है मतलब कि अनिषेक, मैंने आपको बता दिया क्या होता है। पू से आप याद रख सकते हो पुरुष। पुरुष क्या होता है? पुरुष को हम नर भी कहते हैं। तो यहाँ पे नेम है, इसी से हम इसकी परिभाषा निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? अनिषेक पूजनन। तो इसमें क्या है? जनन मतलब होता है कि कोई संतति को उत्पन्न करना। और पू से आप याद रख सकते हो पुरुष यानी कि नर। और अनिषेक जनन मतलब होता है बिना निषेचन करे। तो इसमें क्या बताया गया है? तो इसकी परिभाषा निकलती है अनिषेक जनन द्वारा अगुणित नर संतति को उत्पन्न करना ही अनिषेक पूजनन कहलाता है। अनिषेक जनन तो वर्ड ही है, उसी से परिभाषा स्टार्ट करते हैं। अनिषेक जनन द्वारा नर कौन सा होगा? अगुणित होगा। मतलब अगुणित आप समझ रहे हो, एन टाइप। तो अगुणित नर युग्मक द्वारा नई संतति को उत्पन्न करना ही अनिषेक पूजनन कहलाता है। आप समझ रहे हो। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो?
चलो अच्छा मैं बता देती हूँ। तो इसका एग्जाम्पल है मधुमक्खी, और है मकड़ी, चिड़चिड़ी और खिल्ली। खिल्ली तो आपको पता ही होगा, जो मिट्टी ढो के लाती है आपको। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं आपके घर में एक ऐसी जगह होगी जहाँ की एक इतनी बड़ी मतलब वो आती है, मतलब मधुमक्खी टाइप की। वो थोड़ी बड़ी होती है लेकिन वो मिट्टी ढो ढो के लाती है, उसको खिल्ली कहते हैं। मधुमक्खी आप जानते ही हो, और जो मकड़ी है वो भी आप जानते हो। तो यहाँ पे आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने परिभाषा आपको बताई है कि आग मतलब अनिषेक जनन द्वारा आगुणित नर युग्मक द्वारा नई संतति को उत्पन्न करना ही अनिषेक पूजनन कहलाता है। ये कैसे होता है तो ये मैं आपको समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो आई होप कि आप ध्यान से सुन रहे होगे, बहुत ही बारीक से सुन रहे होगे और हर चीज़ को नोट कर रहे होगे। तो मैं भी आपको समझाती हूँ कि कैसे होता है। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको पढ़ाया सेम वैसे लिख दिया है। अनिषेक जनन के प्रकार, पहला जो प्रकार था वो था अनिषेक पूजनन, और इसमें जो परिभाषा मैंने पढ़ाई वही मैंने यहाँ पे सेम लिख दी है कि अनिषेक जनन द्वारा अगुणित नर संतति का उत्पन्न होना ही अनिषेक पूजनन कहलाता है। उदाहरण क्या मैंने बताया था, मकड़ी, चिचड़ी और किल्ली और मधुमक्खी। और उसके बाद ये कैसे होता है तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले अगुणित नर युग्मक, तो अगुणित नर मैंने लिख दिया है। अगुणित का मतलब होता है n, और द्विगुणित का मतलब होता है 2n। आपको मैंने पहले भी बता रखा है और आज भी बता रही हूँ। अगर आपने पहले की वीडियो ना देखे जाके देख सकते हो, और अगर आपने देख रखी है, अगर आपको रिवाइज ना हो तो भी कोई बात नहीं, रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ उसको समझाते हुए चलती हूँ, ताकि आपने पहले का लेक्चर पढ़े हो ना पढ़े हो उससे मतलब नहीं है। आज का लेक्चर आप पढ़े तो आज का लेक्चर आपको समझ आना चाहिए, तो मैं सेम वैसे पढ़ा रही हूँ। और मैंने यहाँ पे अगुणित नर युग्मक लिख दिया है। और नर युग्मक में क्या होता है, शुक्राणु। आपको पता है, पहले भी बताया है और आज भी लिख दे रही हूँ ताकि आपको कोई भी तकलीफ ना हो। और यहाँ पे द्विगुणित मादा लेते हैं। तो जो मादा होती है, मादा में क्या होता है कि अंडाणु होता है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है और आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो नर युग्मक है उसमें क्या होता है कि समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन क्यों होगा ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो अगुणित में समसूत्री विभाजन हुआ, और विभाजन होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे n हुआ। अब इसमें द्विगुणित मतलब अर्धसूत्री विभाजन तो कर नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे समसूत्री विभाजन हुआ है, तो यहाँ पे n ही निकल आया है। और उसके बाद यहाँ पे 2n है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हुआ। और अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो यहाँ पे दो बने, n और n, तो यहाँ पे 2n हो गया अगर टोटल जोड़ा जाए। तो इसके बाद जो ये है और जो ये है, दोनों आपस में मिलके 2n संतति का निर्माण करते हो। यहाँ पे 2n मतलब मादा का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे 2n मतलब मादा, यहाँ पे भी मैंने मादा लिया था, द्विगुणित मादा। और यहाँ पे क्या हुआ है, निषेचन हुआ है। निषेचन का मतलब क्या होता है आपको मैंने पहले भी बता रखा है और अभी भी मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे अगुणित नर युग्मक को जो द्विगुणित है मादा युग्मक, उसमें आपस में निषेचन कराया। निषेचन कराने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे द्विगुणित मादा का निर्माण हुआ। और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इसमें सिर्फ मादा भाग लेती है अनिषेक जनन में, मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन यहाँ पे हम बात करें कि कैसे बिना मतलब अगुणित जो नर युग्मक है उससे नई संतति का निर्माण होगा। तो यहाँ पे जो एक n बचा है ये क्या होगा, बिना निषेचन करके अगुणित नर युग्मक का निर्माण करेगा। मतलब आप समझ रहे होगे कि जो यहाँ पे अगुणित है, यानी कि जो यहाँ पे अगुणित नर युग्मक था और यहाँ पे द्विगुणित जो मादा थी, उसमें क्या हुआ, जो अगुणित नर युग्मक था उसमें समसूत्री विभाजन हुआ तो यहाँ पे सिर्फ n उतरा। लेकिन यहाँ पे द्विगुणित जो मादा थी उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो दो भागों में बट गया, तो यहाँ पे n हो गया। लेकिन जो यहाँ पे मादा का n था एक, और जो नर का मतलब n था, दोनों आपस में निषेचन हुआ। निषेचन होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे 2n हुआ और यहाँ पे मादा का निर्माण हुआ। लेकिन जो यहाँ पे जो मादा युग्मक जो थी, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो दो n हुए थे, तो एक से तो द्विगुणित मादा का निर्माण हुआ। लेकिन जो एक n था वो बिना निषेचन करे एक अगुणित नर युग्मक का निर्माण करती है। आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी, कोई तकलीफ हो रही है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं इसको रिप्लाई भी दे दूंगी। तो आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो सेकेंड टॉपिक है, यानी कि जो अनिषेक जनन का जो सेकेंड प्रकार है वो क्या है, वो है अनिषेक स्त्री जनन। तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है अनिषेक स्त्री जनन, मतलब
जनन मतलब होता है उत्पन्न करना अपने समान संततियों को। स्त्री मतलब होता है महिला यानी कि मादा। और यहाँ पे अनिषेक जन्म मतलब होता है बिना निषेचन के ही। तो यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि बिना निषेचन के ही यहाँ पे मादा यानी कि स्त्री का निर्माण होगा। लेकिन जो इससे पहले नाम था उसमें क्या था कि अनिषेक पु जनन। तो वहां पे अनिषेक पु मतलब पुरुष और जन्म मतलब होता है उत्पन्न करना अपनी समान संततियों को। तो यहाँ पे जो इसके पहले नाम था उसमें था अनिषेक पु जनन का मतलब होता है बिना मतलब निषेचन के ही अगुणित नर युग्मक का निर्माण होता था। तो उसमें नाम से पता चल रहा था। और यहाँ पे जो अनिषेक स्त्री जनन है इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें भी बिना निषेचन के ही स्त्री का निर्माण होगा। और इसमें एग्जाम्पल है वो क्या है, वो टिफलिन ब्रह्मीना। और जो सेकेंड नाम है वो है लेसर्टा सेक्सिकोला और अमेरिकाना। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जैसा मैंने सेम आपको बताया सेम वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इसमें अगुणित स्त्री संतति उत्पन्न होगी। जो उदाहरण है वो है टिफलिना ब्रह्मीना लेसर्टा सेक्सिकोला और अमेरिकाना। आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो मैं आगे बात करती हूँ। तो आज का जो तीसरा टॉपिक है वो है उभय निषेक जनन। तो उभय निषेक जनन में क्या होता है, नाम से पता चला। उभय मतलब होता है दो। दो मतलब क्या है, यहाँ पे नर और मादा दोनों उत्पन्न होने वाले हैं। कैसे, बिना निषेचन के ही। और कैसे, इसमें क्या होगा कि जो जनक होंगे वो क्या होगा कि वो एक साथ उत्पन्न नहीं होते। फिर कैसे उत्पन्न होते हैं, वो ऋतु के अनुसार उत्पन्न होते हैं। ऋतु क्या होती है, ऋतु क्या होती है, ऋतु ये होती है कि मौसम। मौसम तो आप जानते ही होंगे, मौसम के अनुसार। तो मौसम कौन कौन से मौसम में कौन सी चीज उत्पन्न होगी ये भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो जो मादा होती है वो बसंत और ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होती है। लेकिन जो ग्रीष्म ऋतु के बाद जो होती है उसमें क्या होता है कि नर और मादा दोनों उत्पन्न हो सकती है। कैसे, मैं फिर से डिस्कस करती हूँ। तो यहाँ पे जो है उभय निषेक जनन उसमें क्या बताया गया है, उभय का मतलब क्या होता है दो। और दो क्या है, दोनों उत्पन्न हो सकते हैं। दो का मतलब यहाँ पे कि नर और मादा दोनों उत्पन्न हो सकते हैं। दोनों कैसे उत्पन्न होते हैं और कब उत्पन्न होते हैं, तो ये ऋतु के अनुसार उत्पन्न होते हैं। और ऋतु कौन कौन से ऋतु में कौन सी उत्पन्न होती है ये भी डिस्कस करते हैं। तो जो मादा होती है, मादा क्या होती है, वो बसंत और ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होती है। लेकिन जो नर और मादा दोनों उत्पन्न होने का जो समय होता है वो होता है बसंत ऋतु के बाद। नर और मादा दोनों उत्पन्न हो सकते हैं। आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। जो मैंने पहला जो प्रकार बताया था वो था अनिषेक पु जनन। इसमें बताया गया था पु का मतलब होता है पुरुष, जनन मतलब होता है कि अपने समान अन्य संततियों को उत्पन्न करना। लेकिन अनिषेक जनन का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि बिना निषेचन के ही अगुणित नारी युग्मक का निर्माण करना ही अनिषेक जनन कहलाता है। ये भी मैंने आपको बताया। आपको कोई तकलीफ नहीं हुई थी पहले टॉपिक में भी। दूसरा टॉपिक था मेरा कि अनिषेक स्त्री जनन। तो स्त्री जनन में क्या था, नाम से ही पता चल रहा है कि स्त्री मतलब होता है कि अगुणित स्त्री का उत्पन्न होना ही अनिषेक स्त्री जनन कहलाता है। आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। जो तीसरा प्रकार है उसमें क्या बताया गया है कि उभय निषेक जनन। तो उभय का मतलब होता है दो, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। और दो का मतलब जैसे आप याद रखोगे तुरंत आपको याद आएगा कि नर और मादा दोनों उत्पन्न हो सकते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं, ये दोनों एक साथ उत्पन्न नहीं होते हैं। और ये ऋतु के अनुसार उत्पन्न होते हैं। ऋतु का मतलब क्या है, मौसम। मौसम कौन से मौसम में मादा उत्पन्न होती है, तो जो मादा है वो बसंत और ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होती है। लेकिन जो नर और मादा दोनों उत्पन्न होने का जो समय है उसमें क्या होता है कि बसंत ऋतु के बाद नर और मादा दोनों उत्पन्न हो सकते हैं। आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पे जैसा मैंने सेम आपको पढ़ाया सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उभय निषेक जनन का मतलब क्या होता है, इस जनन में नर और मादा दोनों प्रकार की संतति उत्पन्न होंगी। ये एक साथ उत्पन्न नहीं होती है, ये ऋतु के अनुसार उत्पन्न होती है। उदाहरण यहाँ पे एफिड्स होता है, बताना भूल गए सॉरी। और यहाँ पे जो बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि मादा उत्पन्न होती है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु के गुजरने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे नर और मादा दोनों उत्पन्न होती है। आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। सिर्फ आपको उभय मतलब दो होता है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब से याद रखिएगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि उभय मतलब क्या होता है, उभय मतलब होता है दो। बस आपको पूरी परिभाषा तुरंत याद आ जाएगी, आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो अब हम जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्राकृतिक अनिषेक जनन। प्राकृतिक अनिषेक जनन में क्या होता है कि आंतरिक कारणों से जनन की क्रिया होती है, इसे ही हम प्राकृतिक अनिषेक जनन कहते हैं। आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो हम आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं, पहला होता है चक्रीय,
और इसको अपूर्ण अनिषेक जनन भी कहते हैं। और जो दूसरा है उसे कहते हैं पूर्ण अनिषेक जनन, और जो तीसरा है वो है सावकी अनिषेक जनन। तो इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं और इसको डिटेल से आपको समझना है, नोट करते चलना है ताकि आपको कोई भी तकलीफ ना हो। तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आगे बात करती हूँ कि जो चक्रीय यानी कि अपूर्ण निषेक जनन है उसमें क्या होता है। तो यहाँ पे जो पहला है उसमें क्या बताया गया कि चक्रीय या अपूर्ण अनिषेक जनन, तो इसे चक्रीय क्यों कहा गया है और अपूर्ण अनिषेक जनन क्यों कहा गया है। तो चक्रीय का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो जनन है वो चक्रीय रूप से होता है। चक्रीय का मतलब क्या है कि अगर चक्र घुमाओ तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे ही चक्र आते हैं। तो कैसे, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो अनिषेक जनन है उसके साथ साथ लैंगिक जनन भी होता है। और लैंगिक जनन कैसे होता है, एकांतरण रूप से। एकांतरण का मतलब क्या होता है कि वो एक के बाद एक आता है। मतलब अगर एक बार अनिषेक जनन हुआ है तो दूसरी बार लैंगिक जनन होगा, और उसके बाद क्या होगा, अनिषेक जनन, उसके बाद क्या होगा, लैंगिक जनन। तो ऐसे ही एकांतरण रूप से होता है और ये एक के बाद एक होता है। आप समझ रहे हो। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर इसका एग्जाम्पल ले तो क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल मधुमक्खी है। और मधुमक्खी दो प्रकार की होती है, एक रानी मधुमक्खी और एक श्रमिक मधुमक्खी। ये आपने इंटर में ही पढ़ा होगा, जो कि अनुवांशिक चैप्टर आता है उसमें होता है, और बहुत डिटेल से भी वर्णन किया गया। आपको जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे होता है, डिटेल से वर्णन करते हैं। अगर हम बात करें कि जो रानी मधुमक्खी है और जो श्रमिक मधुमक्खी है वो उत्पन्न कैसे होती है, तो जो रानी मधुमक्खी है वो निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है। मतलब कोई एक ऐसा अंडा जिससे कि निषेचन हो चुका हो, उससे रानी मधुमक्खी उत्पन्न होती है। लेकिन जो श्रमिक मधुमक्खी होता है उसमें क्या होता है कि वो अनिषेचित अंडे से उत्पन्न होती है। मतलब आप समझ रहे हो, जो रानी मधुमक्खी होती है वो निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है, लेकिन जो श्रमिक मधुमक्खी होती है वो अनिषेचित अंडे से उत्पन्न होती है। और कैसे उत्पन्न होती है, वो डायरेक्ट रूप से जब संतति उत्पन्न होती है तो उसे हम श्रमिक मधुमक्खी कहते हैं। आप समझ रहे होगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राणी के आंतरिक कांडों से जनन की क्रिया होती है, उसे हम प्राकृतिक अनिषेक जनन कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। जो पहला प्रकार है वो क्या है, चक्रीय या अपूर्ण अनिषेक जनन। तो इसमें क्या होता है, इसमें अनिषेक जनन के साथ साथ लैंगिक जनन भी होता है, मैंने आपको बताया। और अनिषेक जनन और लैंगिक जनन कैसे होता है, एकांतरण रूप से होता है। और इसका एग्जाम्पल है वो है मधुमक्खी और बरखा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे होता है, वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जो रानी मधुमक्खी है वो निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है, लेकिन जो श्रमिक मधुमक्खी है वो अनिषेचित अंडे से उत्पन्न होती है, यानी कि डायरेक्ट रूप से। और जो डायरेक्ट रूप से जो संतति उत्पन्न होगी उसे ही हम श्रमिक मधुमक्खी कहते हैं। आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी, हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो पूर्ण जो अनिषेक जनन है उसमें क्या होता है। पूर्ण अनिषेक जनन, तो इसका मतलब क्या है कि जो इसमें नर संतति होती है वो क्या होता है कि वो अनिषेक जनन द्वारा उत्पन्न होती है। लेकिन जो मादा संतति होती है वो क्या होता है कि वो लैंगिक जनन से उत्पन्न होती है। और लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है आप समझते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले से पढ़ा रखा है। अगर आपको वो ना पता हो तो आप जाके देख सकते हो पुराने लेक्चर को। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो नर होता है वो अनिषेक जनन से उत्पन्न होता है, लेकिन जो मादा होती है वो लैंगिक जनन से उत्पन्न होती है। और उसके बाद क्या होता है, लेकिन जो इसमें नर होता है वो अनुपस्थित होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है छिपकली। तो आपको जैसे कि मैंने चक्रीय यानी कि अपूर्ण निषेक जनन में बताया था, उसमें जो लैंगिक और अनिषेक जनन था वो साथ साथ होता है, यानी कि एकांतरण रूप से एक के बाद एक। उसमें अपूर्ण अनिषेक जनन था, लेकिन जो यहाँ पे पूर्ण अनिषेक जनन का मतलब है, यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि जो वहाँ पे लैंगिक और अनिषेक जनन था वो एकांतरण रूप से होता था, लेकिन जो यहाँ पे होगा वो साथ साथ होगा। मतलब नर जो होगा वो अनिषेक जनन द्वारा उत्पन्न होगा, यानी कि नर संतति। लेकिन जो मादा संतति है वो क्या होगा कि वो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होगी। लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न तो होगी, लेकिन जो उसमें नर होता है वो अनुपस्थित होता है। उदाहरण छिपकली। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि पूर्ण अनिषेक जनन किसे कहते हैं, तो वो मैंने बताया था कि नर संतति केवल अनिषेक जनन द्वारा ही उत्पन्न होती है, लेकिन जो मादा संतति होती है वो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन में उत्पन्न तो होती है, लेकिन क्या होता है, जो नर संतति होती है वो अनुपस्थित होता है। उदाहरण मैंने छिपकली बताया। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सावकी अनिषेक जनन, जो कि प्राकृतिक
जो अनिषेक जनन है उसका लास्ट पार्ट है, यानी कि तीसरा जो नंबर है वो है। और उसके बाद जो सावकी निषेक जनन है वो कंप्लीट करने के बाद पूरा जो प्राकृतिक अनिषेक जनन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सावकी अनिषेक जनन है उसमें क्या होता है कि कोई भी जीव होगा, अगर जीव होगा तो उसका लार्वा होगा, और जो लार्वा होता है वो अंडे उत्पन्न करता है, और जो अंडे होते हैं वो क्या करते हैं कि अनिषेक जनन करते हैं, जिससे क्या होता है कि नई संतति उत्पन्न होती है, नया जीव उत्पन्न होता है। तो आपको समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर दूं ताकि आपको कोई भी तकलीफ ना हो। तो इसमें सावकी अनिषेक जनन में क्या होता है कि कोई भी जीव होगा तो उसका लार्वा भी उपस्थित होगा। लार्वा में क्या होता है कि वो अंडे उत्पन्न करता है, और अंडे क्या करते हैं कि अनिषेक जनन करते हैं, जिसके द्वारा नए संतति या नया जीव उत्पन्न होता है। कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। इसका जो एग्जाम्पल है वो है यकृत कृमि। तो यकृत कृमि में क्या होता है वो मैं आपको डिटेल समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। यकृत कृमि होता है वो क्या करता है कि स्पोरोसिस्ट लार्वा को उत्पन्न करता है। स्पोरोसिस्ट क्या करता है? रेडियो लार्वा को उत्पन्न करता है, और जो रेडियो लार्वा है वो क्या करता है? द्वितीयक रेडियो लार्वा को उत्पन्न करता है। और उसके बाद क्या होता है, और वो क्या करता है कि वो सकेरिया लार्वा को उत्पन्न करता है, और वो क्या करता है कि यकृत कृमि को उत्पन्न करता है। आपको समझ में आया होगा? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो यकृत कृमि होता है वो क्या करता है कि स्पोरोसिस्ट लार्वा को उत्पन्न करता है। उसके बाद क्या होता है कि वो रेडियो लार्वा को उत्पन्न करता है। रेडियो लार्वा क्या करता है कि द्वितीयक रेडियो लार्वा को उत्पन्न करता है, और उसके बाद क्या होता है सकेरिया लार्वा को वो उत्पन्न करते हैं, और जो सकेरिया लार्वा होता है वो क्या करता है कि यकृत कृमि को उत्पन्न कर देता है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि सावकी अनिषेक जनन में क्या बताया था मैंने कि सावकी अनिषेक जनन में कोई भी जीव है तो उसका लार्वा होगा, और लार्वा अंडे उत्पन्न करता है, और अंडे क्या करते हैं अनिषेक जनन द्वारा नई संतति को उत्पन्न करते हैं या नए जीव को उत्पन्न करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है वो है यकृत कृमि। और यकृत कृमि में क्या होता है कि सबसे पहले एक स्पोरोसिस्ट लार्वा होता है, वो क्या करता है कि रेडियो लार्वा को उत्पन्न करता है। रेडियो लार्वा क्या करता है? द्वितीयक रेडियो लार्वा को उत्पन्न करता है, और उसके बाद सकेरिया लार्वा को उत्पन्न करता है, और ये यकृत कृमि को उत्पन्न कर देता है। आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी, मैं आगे बात करती हूँ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो कृत्रिम अनिषेक जनन है उसमें क्या होता है। तो कृत्रिम अनिषेक जनन में क्या होता है कि इसमें मानव का कोई ना कोई योगदान होगा, मतलब मानव इसमें कोई ना कोई हस्तक्षेप करेगा। प्राकृतिक अनिषेक जनन में क्या था कि वो प्राकृतिक रूप से होता था, लेकिन जो कृत्रिम है उसमें क्या होता है कि मानव कोई ना कोई अपना योगदान देगा। तो इसमें क्या होता है कि मतलब भौतिक व रासायनिक विधि द्वारा ही बिना भ्रूण का परिवर्तन किए नए जीव को उत्पन्न करना ही कृत्रिम अनिषेक जनन कहलाता है। जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, वैज्ञानिक का नाम था ग्रिगोरी पेनकस। तो इन्होंने क्या किया था, खरगोश के अंडे को क्या किया कि उन्होंने कम ताप व रासायनिक क्रिया करके उसके जो भ्रूण था उसका परिवर्धन किया और उससे नया जीव बनाया। तो यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं रासायनिक उद्दीपन क्या है और भौतिक उद्दीपन, क्योंकि ये दो वर्ड आए हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो रासायनिक उद्दीपन क्या है? रासायनिक उद्दीपक है वो है कि जैसे यूरिया, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, बसीय अम्ल, ऐसे हो गया रासायनिक उद्दीपक। लेकिन जो भौतिक उद्दीपक है वो क्या होते हैं, जैसे ताप, पीएच में परिवर्तन करना या फिर स्विच ऑफ होना, वैद्युत प्रकाश। तो आपको समझ में आ गया होगा, हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि कृत्रिम अनिषेक जनन क्या है कि भौतिक व रासायनिक विधि से बिना निषेचन के ही भ्रूण का परिवर्धन करके नया जीव उत्पन्न करना ही कृत्रिम अनिषेक जनन कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो उदाहरण है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उदाहरण यहाँ पे एक वैज्ञानिक थे यानी कि ग्रिगोरी पेनकस। उन्होंने क्या किया था कि खरगोश के अंडे को कम ताप करके और रासायनिक क्रिया कराकर उनमें भ्रूण का परिवर्धन किया। रासायनिक उद्दीपक मैंने अभी आपको बताया, तो वो क्या थे, वो थे यूरिया, बसीय अम्ल, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म। और उसके बाद जो भौतिक उद्दीपक थे वो कौन कौन से थे, तो वो थे ताप, पीएच में परिवर्तन, स्विच होना और विद्युत प्रकाश। आपको समझ में आ गया होगा, हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ लाभ पढ़ लेते हैं अनिषेक जनन के। जो पहला लाभ है वो क्या है कि ये लिंग का निर्धारण करता है। तो लिंग का निर्धारण करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। जो दूसरा है वो क्या है कि इसके अंदर अगर कोई भी जीव है जिसमें कोई भी नर नहीं होता है उसमें भी ये सहयोगी होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर नर अनुपस्थित होता है फिर भी ये कैसे, मतलब जो अगुणित
नर युग्मक का निर्माण करता है। तो ये सब मैंने आपको बताया था। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो अगर उसके एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रिफिना ब्रह्मीना। और उसके बाद अगर हम तीसरा पॉइंट ले, अगर तीसरा लाभ, तो वो कौन सा है कि अगर किसी में बीज नहीं बन रहा है उसके अंदर भी ये उपयोगी होता है। तो अगर बीज ना बने फिर भी हम उसको, उसके द्वारा हम नए बीज को उत्पन्न कर सकते हैं, नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके जो लास्ट टॉपिक है उसका वर्णन कर लेते हैं कि अनिषेक जनन की हानियां कौन कौन सी हैं। उसके बाद ये पूरा जो टॉपिक है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम हानि की बात करें तो इसमें हानि क्या होगी कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है कि इसमें भिन्नताएं नहीं आएंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या होता है कि भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन अब इसमें भिन्नताएं उत्पन्न नहीं हो सकती हैं क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।